हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स में बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस सभी वीडियो आप लोग जरूर देखिए। आज हम लोग गॉस थ्योरम का ये पार्ट 2 वीडियो की बात करेंगे। पार्ट 1 वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए थे। उसको आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम का पार्ट 2 वीडियो। इस पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्टिव की बात करेंगे, उसके बाद उस सब्जेक्टिव पर किस तरह से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस ऑब्जेक्टिव का आप प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से कर लें। हमारा टारगेट है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन में आप 100% करें। आप भी अपना टारगेट बना लीजिए कि जो भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे वो हम 100% करने की कोशिश करेंगे। मतलब आप 100% कोशिश करिए और कम समय में उस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन की बात करेंगे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो घनत्व होते हैं, जो आवेश होते हैं, वो 3 प्रकार के वितरित होते हैं। एक रेखीय आवेश घनत्व होता है, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, और तीसरा जो होता है वो आयतनिक आवेश घनत्व होता है। एक बार फिर से इस तीनों के बारे में डिटेल आपको बता दे रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं उसे आप जरूर देखिए और कोशिश करिए वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो आज हम इस तीनों के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए कि आवेश जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व Q/L होता है। Q/L का मतलब होता है एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को यहाँ पे देख लीजिए, रेखीय आवेश घनत्व को हम क्या बोलते हैं, लिख सकते हैं ये लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q/L। ध्यान से समझिएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/L। ये रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा अगर करना होगा तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होता है कूलम पर मीटर, और इसका बीजीय सूत्र होता है ATL का पावर -1। याद रखिएगा, ATL का पावर -1। ये रेखीय आवेश घनत्व का ये मात्रक हो गया, ये बीमा हो गया। अब परिभाषा अगर पूछ देगा तो कहेंगे एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से डिनोट करते हैं, अर्थात लैम्डा इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, Q/L। याद रखिएगा। अगर हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होता है कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं बाबू, पृष्ठीय आवेश घनत्व। किसी एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होता है। और इसका मात्रक हम कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका बीमीय सूत्र की बात करेगा तो हम कह सकते हैं ATL का पावर -2। तो इस तरह से हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, अगर सपोज है पृष्ठ घनत्व न पूछे, कह देगा कि आवेश के आयतनिक घनत्व से आप क्या समझते हैं, तो आयतनिक घनत्व इज इक्वल टू होता है रो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं Q/V, और Q/V का जो मात्रक हो जाएगा Q कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका बीमीय सूत्र क्या लिखेंगे, ATL का पावर -3। तो इस तरह से कोई भी तीनों में से एग्जाम में पूछ सकता है 2 नंबर में, या कोई भी इसका फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर इसका मात्रक पूछ सकता है, या फिर इसका बीमा पूछ सकता है। तो आप देख सकते हैं 3, 6, 9, इस क्वेश्चन में आपको 9 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। याद रखिएगा। परिभाषा की बात करेगा तो परिभाषा भी हम क्या कहेंगे, एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर
वितरित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को हम आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसकी परिभाषा का। इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं इस तरह से, किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के किसी भाग पर आवेश की मात्रा तथा उस भाग के क्षेत्रफल, आवेश की मात्रा तथा क्षेत्रफल के निष्पत्ति का मतलब होता है अनुपात को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कह देते हैं, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। धातु कवच किस प्रकार विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। देखिए, अगर हम किसी पर धातु लगा देते हैं, जैसे हम लोग को धूप लगता है तो हम छतरी लगा लेते हैं तो धूप से बच जाते हैं, या फिर पानी से बच जाते हैं, ठीक उसी तरह से धातु कवच क्या होता है, अगर ऊपर से बिजली गिरती है तो अगर ऊपर धातु का कवच बना दिया जाए तो बिजली उसी पर गिर जाती है और उसके अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है और बिजली से हमें झटका नहीं मिल पाता है। इसलिए धातु कवच को लगाया जाता है, छतों पे अक्सर त्रिशूल के रूप में लगा दिया जाता है ताकि उस पे बिजली गिरे और धरती में वो चला जाए और घर को नुकसान न करे। तो इसका हम आंसर जवाब दे सकते हैं इस तरह से कि धातु कवच, किसी यंत्र को धातु कवच से ढक देने पर धातु कवच के अंदर के क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य होती है। याद रखिएगा, धातु कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। धातु कवच के ऊपर विद्युत क्षेत्र बना रहता है जो तार के माध्यम से अर्थ में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। विद्युत बल रेखाएं कवच के बाह्य पृष्ठ पर आकर समाप्त हो जाती है या पृथ्वी में चली जाती है, जिसके कारण अंदर जो रहते हैं उनको नुकसान नहीं हो पाता है। इसीलिए हम धातु कवच यूज करते हैं विद्युत परिरक्षक के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। क्या एक खोखले चालक गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या के ठोस चालक गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है? कमेंट में आप बताइए कि मान लिया कि दो यहाँ पर चालक है, क्या है, दो चालक है, एक खोखला है, ये क्या है, खोखला है, ये खोखला कह देते हैं और ये जो है ठोस है। तो बताइए किस पर सबसे ज्यादा आवेश की मात्रा होगी, खोखला पर कि ठोस पर? तो याद रखिएगा, आवेश जब भी रहता है, कहां पे रहता है बाबू, आवेश जब भी रहता है इसके ऊपर रहता है ना। आवेश कहां पे रहता है, इसके ऊपर रहता है, इसके अंदर नहीं। इसके ऊपर आवेश की मात्रा होती है, इसके अंदर नहीं। इसीलिए अंदर नहीं आता है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो यहाँ पे देखिए, जितना आवेश खोखले गोले के ऊपर है उतना ही ठोस गोले के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि ठोस जो है उस पर आवेश की मात्रा अधिक हो जाए और खोखला पे कम हो जाए। दोनों पर समान मात्रा में आवेश होती है, चाहे ठोस हो चाहे वो खोखला हो, क्योंकि खोखले या ठोस के पृष्ठ के ऊपर आवेश की मात्रा होती है, न कि उसके अंदर। तो इसका आंसर का जवाब हम क्या दे सकते हैं कि नहीं, आवेश चालक गोले के बाह्य पृष्ठ पर होते हैं। या आप देख सकते हैं ये चालक जो होते हैं उनके बाह्य पृष्ठ पर ये आवेश की मात्रा होती है, इसके अंदर नहीं। इसीलिए हम क्या कहेंगे, आवेश चालक गोले के पृष्ठ पर ही रहता है, उसके अंदर नहीं। इसलिए ठोस गोले को चाहे वो खोखले गोले की बात करें, दोनों पर आवेश की मात्रा समान रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप एक कार में जा रहे हैं, यदि बिजली गिरने वाली हो तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब आप कमेंट में जरूर बताइए, हम वेट कर रहे हैं कि आपका जवाब क्या होता है। ये अक्सर आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं कि सपोज दैट आप कार में बैठे हैं और कार से कहीं जा रहे हैं और अचानक बिजली कड़कने लगा, बिजली गिरने लगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि कार के अंदर रहिएगा कि बाहर जाइएगा, पेड़ के अंदर या मैदान के अंदर, मैदान में जाकर छुपने की कोशिश करिएगा। तो इसका जवाब कोशिश करिए देने के लिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं कि कार की खिड़कियां क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे और कार के अंदर ही बैठे रहेंगे बिजली से बचने के लिए। और जब सपोज दैट कार पे अगर बिजली गिरेगी भी तो क्या होता है, वो बाहर
बाह्य पृष्ठ पर होकर के पृथ्वी में चले जाएगी, उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति को नुकसान नहीं होने देगी। इसलिए इसका आंसर हम क्या जवाब देंगे, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, बिजली गिरने पर संपूर्ण आवेश कार के बाह्य पृष्ठ पर ही रहेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितने अभी तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं सब्जेक्टिव के रूप में, उस सारे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन और एज ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे और हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे जवाब दे पा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट का ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए ध्यान से समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव एज ए न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछ देते हैं 2 नंबर में, या फिर ऑब्जेक्टिव के भी रूप में पूछ देते हैं। और सपोज दैट अगर ये नहीं पूछा तो इसी से रिलेटेड, इसी पर बेस, इसी पर आधारित अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस न्यूमेरिकल का, इस ऑब्जेक्टिव का कैसे जवाब देंगे आप लोग भी कमेंट करिए और बताइए। वैसे जो बच्चे नहीं जानते हैं इस बोर्ड पर देखें ध्यान से कि किस न्यूमेरिकल का आंसर कैसे जवाब दिया जाए। बार बार कहा जाता है कि देखिए कभी भी आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव तुक्का से नहीं किया जाता है, अंदाजे नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके ही उसको हम क्लिक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, उसी पर हम कलर करते हैं। अगर आप सॉल्व करके कलर नहीं करते हैं तो आपका वो इजी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या करेंगे बाबू बताइए, सॉल्व में हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरिया दिया है, कितना दिया है 10 मीटर स्क्वायर। क्या दिया है एरिया 10 मीटर स्क्वायर। हम क्या कर देते हैं, ई दिया है कितना 200 वोल्ट पर मीटर। ई दिया है कितना 200 वोल्ट पर मीटर। अगर हमें निकाल, थीटा भी दिया है ना, थीटा 30 डिग्री। क्या दिया है 30 डिग्री। और हमें पूछ रहा है फाई इक्वल टू व्हाट, और आप जानते हैं कि फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। क्या होता है ई डी एस कॉस थीटा। ई के जगह पर हम क्या रखेंगे बाबू 20, डीएस के जगह पर रख लेते हैं 10 और cos 30 ये क्या हम कर लेते हैं बताइए, cos 30 इक्वल टू √3/2। ये कटा लेते हैं 2 2, ये हो जाएगा 100√3 और इसका मतलब वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके बनाते हैं और ऑप्शन में देखते हैं कि मेरा ऑप्शन कौन सा है और उसके बाद उस ऑप्शन को कलर कर देते हैं। ये हमारा न्यूमेरिकल बन गया। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा और कुछ बच्चे भी अटेम्प्ट किए हैं। इस तरह से कोशिश करिए, कोशिश करने से ही फल मिलता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा 100√3 वोल्ट मीटर। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। याद रखिएगा, अगर हमें विद्युत क्षेत्र अगर कहेगा तो बाबू ये अनंत लंबाई की, मान लिया कि ये तार है और ये तार जो होता है एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर लेता है और इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है E इज इक्वल टू, याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ये किस केस में, जब अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार, ये जो है तार है, क्या है अनंत लंबाई के तार है। क्या है अनंत लंबाई के तार है ना। और ये तार में जैसे ही विद्युत आवेश प्रवाहित होता है तो इसके आसपास से गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर लेता है और ये गॉसियन पृष्ठ के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर होता है। इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस फिगर को भी आप इस तरह से याद रखिएगा। अनंत लंबाई के रूप में इस तरह से बनाया जाता है।
तो चलिए हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ये उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग भी दीजिए। यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? जवाब दीजिए कमेंट में। देखते हैं कि कितने बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। और कुछ बच्चे तो बस देखना पसंद करते हैं, उनको तो जो बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं है, जो बना करके कमेंट करते हैं वही एग्जाम में टॉप भी करेंगे। याद रखिएगा, देखने वाले देखते रह जाते हैं और बाजी मारकर कोई और ले लेता है, टॉपर कोई और बन जाता है। तो चलिए, जो कोशिश करता है वही टॉपर बनता है। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, यदि गोले पर आवेश Q दिया है कितना 10 माइक्रोकूलम, इसको चेंज कर लेते हैं 10 × 10 का पावर -6 कूलम। तो ये हमारा हो जाता है 10 का पावर -5 कूलम। ये क्यों हमारा हो गया? और बाबू पूछ रहा है क्या? फाई। क्या पूछ रहा है? फाई। आप जानते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है दो बताए हैं, फाई = EDS cos θ, फाई = Q/ε0। तो आपको ये देखना है कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। सपोज दैट कुछ का खाने जाते हैं, 5 रुपया का खाते हैं, तो 500 का नोट दीजिएगा कि 5 रुपया दीजिए कि 5 का नोट है भैया 5 रुपया ले लीजिए, 5 का एगो सिक्का है। अब ये नहीं कि 5 का सिक्का है 500 का नोट दे रहे हैं, तो दिन भर दौड़ाते रहे, खुदरा बन जाते रहिए। तो यहाँ पर आप वही फॉर्मूला यूज करिए जो क्या है, वैल्यू दिया है, क्यू का वैल्यू दिया है, आर नहीं दिया है तो वो यूज नहीं करेंगे। विद्युत क्षेत्र नहीं दिया तो यूज नहीं करेंगे, क्षेत्रफल नहीं दिया है तो वो यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर कौन यूज करेंगे? फाई = Q/ε0। बता दीजिए ε0 का वैल्यू कितना होता है, कमेंट में जल्दी जवाब दीजिए। ε0 का वैल्यू कितना होता है बाबू? 8.854 × 10⁻² है। क्या होता है? Nm²/कूलम। देखिए यहाँ पर पाई के रूप में दिया है, तो यहाँ पर पाई के रूप में कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं 1/4 पाई ε0 = 9 × 10⁻⁹ जानते हैं बबुआ। 1/4 पाई ε0 = क्या जानते हैं? 9 × 10⁻9 जानते हैं। तो बाबू अगर ε0 का मान अगर पूछे तो ε0 यहाँ पे चला जाएगा, ये 1/9 36 पाई और गुणे 10 का पावर 9 होगा। याद रखिएगा ε0 का मान, ये भी याद रखिएगा, ये आपका हो गया Nm²/कूलम²। याद रखिएगा। और ये भी ε0 का मान है। दो ε0 का हमने मान बताया, 8.854 × 10⁻⁻² Nm²/कूलम² और ε0 का मान 1/36 पाई × 10⁻9। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, इसमें पाई के रूप में दिया है। किस रूप में दिया है? पाई के रूप में दिया है, तो हम पाई वाला यूज करेंगे। सिर्फ संख्या के रूप में दिया रहता है तो हम संख्या यूज करते हैं। तो चलिए हम उसको लिखते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं फाई = Q/ε0। Q की जगह पर रखते हैं कितना बाबू? 10 का पावर -5 और ε0 की जगह पर वो वाला वैल्यू यूज करेंगे 36। क्या यूज करेंगे? 1/, ना ये हम कर लेते हैं 1/। क्या करेंगे बबुआ? 1/। लिखेंगे 1/36 × 36 पाई गुणे 10 का पावर क्या है? 9 है। तो ये ऊपर जाएगा, क्या होगा? ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या? 36 पाई गुणे, ये बाबू ऊपर जाएगा 10 का पावर 9 में 10 का पावर -5 करते हैं तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 4 ना। ये हो जाएगा Nm²/कूलम।
अब देखते हैं हमारा ऑप्शन किसमें है। 36 पाई गुणे 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हम देखते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। हम जानते हैं कुछ बच्चे जो है इस तरह के ऑब्जेक्टिव रट्टा मार लिए हैं, रट कर सट गए हैं, लेकिन बबुआ आप कॉन्सेप्ट जानिए, दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिए। रटने से काम नहीं चलेगा। कोई पूछ दे कि बताओ ये कैसे आया है, तो ऐसे बताइएगा। कैसे? ऐसे। एक बार फिर से इसको आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले Q का मान 10 माइक्रो कूलम दिया है, इसको कूलम में चेंज करते हैं 10 × 10 टू पावर -6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम में 10 का पावर -6 होते हैं, तो 10 का पावर -5 कूलम हो गया। और 5 पूछ रहा है, 5 = what? हम कर लेते हैं एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला, ये भी हम जानते हैं, वैल्यू 8.854 × 10 टू पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में इस तरह का कोई वैल्यू नहीं दिया है, हमको दिया है पाई के रूप में, तो पाई वाला हम यूज करेंगे। क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = 9 × 10 टू पावर 9, और एप्सिलॉन का मान निकालेंगे तो एप्सिलॉन यहाँ पे जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगा। 9 4 या 36 पाई × 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और हमें निकालना है फाई, तो फाई जानते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह पे Q का मान, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे। कैलकुलेट करिए, 36 पाई गुणे 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आया। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बार कमेंट में जवाब दे दीजिए कि यस सर, हमको बढ़िया से न्यूमेरिकल समझ में आ गया है, ताकि हमें भी जाने कि कितने भी बच्चे जो हैं वो एक्टिव हैं इस न्यूमेरिकल के प्रति, इस ऑब्जेक्टिव के प्रति, इस क्रैश कोर्स के प्रति। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग भी जवाब दीजिए फटाफट। बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अफसोस, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम जवाब दीजिए और ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप एक कार में जा रहे हैं, यदि बिजली गिरने वाली हो तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो मतलब जो क्लास था उसमें हमने बताया कि यदि आप कार में जा रहे हैं और बिजली गिरने वाली है तो आपको कार में ही रहना चाहिए, कार की खिड़कियां बंद कर लेनी चाहिए ताकि बिजली आपके ऊपर ना आए और आप सुरक्षित हो। तो ये धातु कवच के रूप में आपका गाड़ी काम करता है और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है और आप आराम से क्या होते हैं, सेफ रह जाते हैं, सुरक्षित रह जाते हैं। इसलिए हम क्या जवाब देंगे बबुआ कि बंद कार में रहेंगे। ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए। लगभग बच्चे जो जवाब दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और तेज बनते जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जवाब दीजिए, सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 मीटर दूरी पर स्थित किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व 1 कूलम पर मीटर है, उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा? बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होंगे सेंटीमीटर पर इनवर्स। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिया है रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व का मात्रा कूलम पर मीटर होता है, याद रखिएगा। तो सवाल आपके बोर्ड पे है और इसको जवाब दीजिए, जल्दी कमेंट करिए। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं। जवाब दीजिए कि 1 मीटर दूरी पर स्थित किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व 1 कूलम पर मीटर है, उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, जो वैल्यू दिया रहता है उसको नोट कर लेते हैं। 1 मीटर, आर बराबर दिया है बाबू 1 मीटर। क्या दिया है? आर बराबर 1 मीटर और लैम्डा दिया है कितना? 1 कूलम पर मीटर। और क्या पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि ई पूछ रहा है वाट। क्या पूछ रहा है? ई पूछ रहा है। हम जानते हैं 1 मीटर दूरी स्थित किसी तार का रेखीय, ये मान लिया कि कोई तार है और इस तार का जो विद्युत क्षेत्र हमने बताया है, क्या बताया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा बाई आर बताए हैं।
ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, याद रखिएगा। किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E = 1/4πε0 × 2 λ/r। तो हम E = ये फॉर्मूला पुट करते हैं 1/4πε0 × 2 λ/r। ये देखिए 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹ कर लेते हैं, और into 2 into लैम्डा की जगह पर लैम्डा का मान बहुत कितना दिया है 8 दिया है, और r का वैल्यू 1 दिया है। ये आप देखिए 9 × 2 = 18 और into 10⁹ 18 × 10 का पावर 9। ये देखते हैं कौन है ऑप्शन में, ये हमारा दिया है ऑप्शन ए जो है वो सही है। उम्मीद है कि जितने बच्चे बनाए होंगे 18 × 10 का पावर 9 आया होगा। ये न्यूटन पर कूलम कर लेते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल वाले ऑब्जेक्टिव जब भी आपके एग्जाम में आए तो इस तरह से सॉल्व करिए। उसके बाद उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करिए या फिर उसको कलर करिए। ये फेक नहीं करना है, मीन्स उसको अंदाजे नहीं लगाना है, उसको बनाइए, सॉल्व करिए, उसके बाद लगाइए, तब आपको गलत कभी नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बोर्ड की स्क्रीन पर, इसको आप लोग बताइए गॉस के नियम अनुसार क्या जानते हैं। phi = QY∈0 तो हम पढ़े हुए हैं। ये क्या होता है बाबू, phi = QY∈0 याद रखिए गॉस के नियम के अनुसार या गॉस के प्रमेय के अनुसार phi = QY∈0 ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं या सब्जेक्टिव जो भी पढ़ रहे हैं 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिए। अगर बीच में आए हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि एक बार क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे वो बहुत आपके लिए भारी हो जाएगा। इसलिए रोज आधा घंटा टाइम दीजिए, आधा घंटा और 45 मिनट, आधा घंटा से 45 मिनट से ज्यादा आपको क्रैश कोर्स में टाइम को नहीं लेंगे। यहाँ पर हम लोग रिवीजन करना है और एंजॉय करते हुए रिवीजन करना है। कोई माइंड पे स्ट्रेस, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। आराम से पढ़िए और देखिए आपका दिमाग पे तरोताजा हो जाएगा A to Z। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी गोलीय चालक की विद्युत फ्लक्स 2 Nm²/कूलम हो तो उस पर कुल आवेश का मान कितना होगा? जल्दी बताइए कितना होगा, इसका आंसर बताइए। क्या होगा यदि किसी गोलीय चालक का विद्युत फ्लक्स 2 Nm²/कूलम हो तो उस पर कुल आवेश का मान क्या होगा? तो यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, अगर हम लोग ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? करें यदि किसी चालक पर विद्युत फ्लक्स phi = दिया है बाबू 2 Nm²/कूलम और क्या दिया है कुल आवेश का मान पूछ रहा है, Q = what पूछ रहा है। और आप जानते हैं चूंकि phi = Q/ε0, इसलिए अगर हमें Q निकालना हो तो phi × ε0 और phi के जगह पर 2 रखेंगे। और बाबू ε0 का इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया है कि ε0 का वैल्यू जब जैसा उसके अनुसार हम लोग लिखते हैं। 2 हम बताए थे, वो यहाँ पर देखिए पाई के रूप में नहीं दिया है तो पाई वाला यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे 8.854 × 10⁻²⁰ क्या करेंगे 8.854 × 10⁻²⁰ और इसको कैलकुलेट करते हैं क्या हो जाएगा 4 × 8, 5 × 10 का 0, 8 × 16 एक 17 और 8 × 16 एक 17 और ये हो जाएगा 10 का पावर -12। ये हो जाएगा कूलम, क्योंकि आवेश की मात्रा जो होती है वो कूलम होती है। तो 17.708 × 10 का पावर
12, तो मतलब ये ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं 17.708, ये तो ऑप्शन ए वाला हमारा मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को करेंगे सही। क्या करेंगे? ऑप्शन ए को सही कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही होगा। तो देखिए कभी भी न्यूमेरिकल वाले ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो इस तरह से बना करके सॉल्व करिए और ये देखिए कि ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो उसको फिर दोबारा कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या होगा। घबराना नहीं है, घबराइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फटाफट बनाते रहिए, गीत गाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आवेशित गोले की त्रिज्या 2 गोली कर दी जाए तो उसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा? बताइए कमेंट में। यदि आवेशित गोले की त्रिज्या को 2 गुनी कर दी जाए तो उसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा? याद रखिएगा, आप 2 गुना करिए या 4 गुना करिए या 50 गुना करिए या 100 गुना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स Q/R0 होता है। इसमें कोई भी त्रिज्या है ही नहीं, तो त्रिज्या जब है ये नहीं है, हम कहेंगे ले लो 2 करोड़ रुपया, पैसा है नहीं है, बोल देंगे ले लो 2 करोड़ रुपया। जब है ये नहीं है तो उसकी बात करने से कोई फायदा है नहीं, हवा हवाई में करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स होता है Q/R0, इसमें कोई त्रिज्या नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में बाबू 2 गुनी करें चाहे 1000 गुनी करें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हम लिखेंगे बबुआ? ये बी ऑप्शन देख रहे हैं ना, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपरिवर्तित हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बी ऑप्शन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन का ऑप्शन बी याद रखिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। बताइए, एकांक धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो आप जानते हैं क्या? हम जानते हैं, सब लोग रट्टा मार लिया कि सर ये तो 1/0 होगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए सही है, पर कैसे होगा ये भी तो जान लीजिए। देखिए चूंकि आप आप जानते हैं Q/R0, वाई में स्थित एकांक धनावेश, आवेश कितना है? एकांक है, 1 है, तो 1 रख देते हैं और भाई R0, चूंकि देख रहे ऑप्शन में R0 का मान नहीं रखा है, जो होगा तो पूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई का मान कितना होगा? तो 1/R0। इस तरह से ये न्यूमेरिकल को हम लोग बनाते हैं और सही टिक लगाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह से हर जितने भी चैप्टर हैं, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट हम लोग करते रहेंगे, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इसका लाभ ले सके। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।